सो आज हम सेकंड टॉपिक यानी कि लाइफ प्रोसेस में जो सेकंड टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, रेस्पिरेशन क्या होता है बता सकते हो? ओके, ब्रीथिंग क्या होता है? देखो, ब्रीथिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं? ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, दिस इज ब्रीथिंग। बट जब आप ये ऑक्सीजन ले रहे हो तो ऑक्सीजन अंदर जाके जो फूड का ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रही है, उससे फिर जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है। सो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या चीज है? इट इज अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, टिपिकली किससे? एंड ऑक्सीजन को लेने से और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देने से। तो आपको सिर्फ नॉर्मल सी यही चीज समझनी है कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो अंदर जाके फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है और एनर्जी को रिलीज कर रहा है। यही पूरा प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन है। नाउ, रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनारोबिक। मतलब कि खाने का ब्रेकडाउन तो होगा ही होगा। अब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है। तो जो रेस्पिरेशन यानी कि जो प्रोसेस ब्रेकडाउन का हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम बोल देते हैं एरोबिक। और जो हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उसे बोल देते हैं एनारोबिक। ठीक है। तो एरोबिक सारे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, बिकॉज हम ऑक्सीजन की हेल्प से ही क्या कर रहे हैं? सरवाइव कर पा रहे हैं। जितने भी आपके जैसे ईस्ट है, ठीक है, एनारोब्स बैक्टीरियाज हैं, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? प्रेजेंस में काम नहीं करते, ये एब्सेंस में करते हैं। जैसे आपने देखा है कि जब आप छोले भटूरों का डो लगाते हो तो आप ईस्ट डालते हो और फिर उसको कवर करके रख देते हो ताकि वो अपना एक्शन कर सके। ठीक है। सिमिलरली हम पिज्जा वगैरह का डो बनाते हैं या हम फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस करते हैं, वहां पे सब जगह पे हम क्या करते हैं? इन माइक्रोब्स को ऐड करते हैं और ये माइक्रोब्स एब्सेंस में काम करते हैं, हम इनको कवर करके रखते हैं वहां पे। ठीक है। तो एनारोबिक क्या हो रहा है? टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हम साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाता है और इसमें जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो आपका अल्कोहल और लैक्टिक एसिड आएगा, और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन का काम है, और यहाँ पे एंड प्रोडक्ट CO2 और H2O होते हैं। अभी इस दो पॉइंट्स को हम छोड़ते हैं, इसको बाद में अच्छे से समझेंगे। सिर्फ अभी ये याद रखो, एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारी बॉडी में हम जब भी आपको एकदम से बहुत वीकनेस फील होती है या कुछ होता है, तो आप क्या करते हो? ग्लूकोज पी लेते हो। ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, बिकॉज ग्लूकोज एक तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो जितना भी आप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को लोगे बॉडी के अंदर, वो फटाफट अपना काम करती है। जैसे जो लोग जिम जाते हैं या कुछ करते हैं, वो लोग अमीनो एसिड्स लेते हैं, यानी कि प्रोटीन्स की सबसे रॉ फॉर्म। वो जैसे ही बॉडी में जाएगा, अमीनो एसिड फटाफट एब्जॉर्ब होगा, उनको एनर्जी बूस्ट देगा, जिससे वो अच्छे से काम कर पाते हैं, वर्कआउट कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम एक ग्लूकोज को ले रहे हैं, बिकॉज ग्लूकोज एक सबसे बेसिक फॉर्म है। ठीक है। तो ग्लूकोज क्या कर रही है? ये देखो, ग्लूकोज अंदर जाएगी साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो C6 है, यानी कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स है। तो वो सबसे पहले पायरुविक एसिड में टूट जाती है, यानी कि C3 में टूट जाती है। ठीक है। अब C3 तक तो कॉमन पाथवे है, सबके अंदर होगा। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करेगी। अब ये सबके प्रोसेस पे हो रहा है। देखो, हर कोई यूनिसेलुलर है तो उसकी बॉडी में भी साइटोप्लाज्म है, हमारी बॉडी भी सेल से बनी है, साइटोप्लाज्म है। तो जब भी ग्लूकोज अंदर जाएगा, ठीक है, ये जैसे फंजई वगैरह डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, तो एनी हाउ मीठा यानी कि शुगर पार्टिकल्स तो हर चीज में है ना, ब्रेड चपाती वगैरह वगैरह सब में है। तो ये वहां से क्या ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को ले रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो है ही हर जगह अवेलेबल,
वो ग्लूकोज में टूटा होता है। तो ग्लूकोज से जैसे वो ग्लूकोज को कंज्यूम करेंगे तो वो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, नाउ पायरुविक एसिड के बाद अब डिपेंड करेगा कि कैसा मोड जा रहा है। अगर तो बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, भरपूर ऑक्सीजन है किसी की बॉडी में, हम उसी वे से पाथवे करते हैं, तो ये हो गया। अगर कम है थोड़ी बहुत ऑक्सीजन, लैक है मतलब कि कम है ऑक्सीजन, जैसे जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो लैकनेस हो जाती है, अंडरग्राउंड अगर हम जिम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो भी लैकनेस है, और तीसरा है बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को याद करना पड़ेगा। ऑर्गेनिजम्स में हम ले लेते हैं, जैसे एब्सेंस में हम ईस्ट को ले लेते हैं, यहाँ पे आपको मसल सेल्स दे रखा है और यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि नॉर्मल वे में जैसे हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं, CO2, वाटर एंड एनर्जी। क्या क्या निकल रहा है, CO2, वाटर और एनर्जी तो सब में ही रिलीज होगी, ये देखो, बस अमाउंट डिफरेंट हो जाता है। एरोबिक्स यानी कि हम हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी निकलते हैं एनर्जी के। एनारोबिक के केस में अगर अभी हम देखेंगे तो एनर्जी तो निकलेगी बट बहुत कम निकलेगी। अब है कि कम है, ऑक्सीजन की कमी है, जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं, जिम वर्कआउट करते हैं अंडरग्राउंड, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बन रहा, ये क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। एनसीईआरटी में लैक ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी लैक ऑफ ऑक्सीजन कर लेना, ताकि आपको याद रहेगा लैक मतलब एल यानी कि लैक्टिक एसिड। तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब जब हम जाते हैं, आपने देखा है ना माउंटेन्स पे हमारे फुट पे क्रैम्प्स आ जाते हैं, मतलब हमारी नस चढ़ती है एकदम से, तो वही होता है कि एनर्जी बनती तो मिलती रहती, वाटर आपका यूज्ड अप होता रहता है स्वेटिंग में और इसमें, बट अगर लैक्टिक एसिड बन गया तो वो हमारी नर्व्स में जाके क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं और आपकी मसल्स भी बहुत जल्दी थक जाती हैं। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और अगर मैं एब्सेंस की बात कर रही हूँ यानी कि बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पे CO2 रिलीज होती है, जिससे आपका वो डो फूल जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो CO2 रिलीज होता है, एनर्जी तो होगी ही होगी, और साथ में इथेनॉल, यानी कि फर्मेंटेशन क्या होता था, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, तो इथेनॉल अल्कोहल की ही फॉर्म है। तो रेस्पिरेशन का जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है वो तीन तरीकों से हो रहा है। पहला, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो माइटोकॉन्ड्रियाज में होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो मसल सेल्स में होगा, एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ईस्ट में होगा। तो आपको ऑर्गेनिजम्स भी लिखने बहुत जरूरी हैं, और ये 3 मार्कर क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म है, जो आपका आता ही आता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको ये करना है। ठीक है, अब हमने देखा था कि एनर्जी तो तीनों में रिलीज हुई, बट एरोबिक में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, फिर लैक में थोड़ी कम, इसमें और कम। ठीक है, तो आप ये बहुत अच्छे से करोगे। यहाँ पे देखो, अब एंड प्रोडक्ट्स ये कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, यही दे रखा है। CO2 H2O प्रोड्यूस हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ था, तो आपको वही यहाँ पे दे रखा है। तो आपने सिर्फ एरोबिक एनारोबिक की जनरल डेफिनेशन करनी है, इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे अंदर ये प्रोसेस कैसे हो रहा है रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल, सबसे पहले क्या आ रहा है, नॉस्ट्रिल मतलब नोज। नोज के अंदर क्या है, आपके छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं, तो नोज के अंदर हम क्या कह रहे हैं, आपके सबसे पहले जा रहे हैं तो नोज, जिसमें आपके क्या है, फाइन हेयर्स है और म्यूकस की भी लेयर है। तो फाइन हेयर जो होते हैं वो फिल्टर द एयर। ठीक है,
जो आपके फाइन हेयर है वो आपकी जो नोज में जब आप ब्रीथ लेते हो तो साथ में डस्ट पार्टिकल भी जा रहे हैं, ठीक है, और ये सब भी जा रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये स्टक यहीं पे ही रुक जाएंगे। पहले तो फिल्टर होगी एयर, वो फिल्टर एयर ही अंदर जाएगी, और दूसरा हमारा जो म्यूकस की लेयर है वो यहाँ पे भी होती है। जितनी भी आपकी बॉडी में ओपनिंग्स है वहां हर जगह पे म्यूकस की लेयर मिलती है, तो वहां पे वो फाइन जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है वो स्टिक हो जाते हैं, जिसको आप ऐसे निकालते हो ना, कभी कभी ब्लैक ब्लैक आते हैं वही वाले, ठीक है। तो ये आपका नोज काम कर रही है। उसके बाद ये एक विंड पाइप था, और एक दूसरा हमारा क्या होता है, विंड पाइप, सॉरी, एक ईसोफेगस था और दूसरा हमारा क्या है, विंड पाइप है। तो ईसोफेगस में तो फूड जाता है और विंड पाइप में आपकी क्या जाती है, एयर जाती है। तो अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक हमारा क्या होता है, एपिग्लॉटिस सा फ्लैप होता है। तो हम बोलते हैं ना खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, बट सुनता कौन है, ठीक है। तो वो क्यों बोलते हैं, तो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि एपिग्लॉटिस एक फ्लैप जैसा है। जब आप खाना खा रहे हो तो वो विंड पाइप की तरफ है, ठीक है, जिससे आपका फूड पाइप कंप्लीटली ओपन हो गया है। तो जब आप खाना खा रहे हो वो इधर ही जाएगा, मैक्सिमम ओपनिंग दे दी। नाउ जब आप बोल रहे हो, ठीक है, या नॉर्मल प्रोसेस में हो तो वो इधर हो जाता है, ताकि प्रॉपर एयर अंदर जाती रहे जाती रहे। बट हम क्या कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं खाना भी खा रहे हैं, बोल भी रहे हैं खाना, तो बेचारा ऐसे 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 होता रहता है, उसको समझ ही नहीं आता है, वो भी सोचता है कि इस बंदे के अंदर हूं मैं, ठीक है, जो फॉलो ही नहीं कर रहा। तो कभी कभी जब हम बोलते हैं और खाना भी खाते हैं और गलती से कोई भी पार्टिकल हमारी विंड पाइप में चला जाता है तो हमें खांसी आती है, हम बहुत तेज खांसते हैं और वो पार्टिकल निकल भी जाता है, ठीक है। बट हमें अवॉइड करना चाहिए बोलना। तो यहाँ पे क्या होगा, यही नेसल पैसेज दिख रहा है आपको, तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है, यानी कि विंड पाइप में। तो नेसल पैसेज यानी कि विंड पाइप, नेसल कैविटी। अब यहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स होता है, फिरिंग्स और फिर लिरिंग्स। वॉइस बॉक्स से वोकल कॉर्ड क्या होती है, वाइब्रेट होती है जब एयर पड़ती है, और जिससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद यहां पे आ रहा है ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया पे ऐसे गोल गोल रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका है ट्रैकिया, जिसपे ये आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होंगे। तो ये यहां से आपका विंड पाइप में आया, फिर सीधा मैं लिख रही हूं ट्रैकिया। ट्रैकिया पे आपके हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये जो हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, इससे क्या होगा, जब आपकी एयर जाएगी तो एक तो वो उसको सर्कुलर मोशन कर देते हैं, जिससे कोई भी चीज जब सर्कुलर में होती है तो एक्सिलरेट हो जाती है, यानी कि वो सीधा 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 रश करे हमारे लंग्स में, ठीक है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हेल्प करते हैं कि उसका ये हो जाए। दूसरा, इसी को ही हम जो एनसीईआरटी में आपकी लैंग्वेज है उसी में ही बोलोगे कि ये प्रिवेंट करती हैं कि हमारी एयर जो है वो कोलैप्स ना हो और सीधा कहाँ रश करे, लंग्स की तरफ। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है ये वाला, इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, ब्रोंकी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्रोंकी, यानी कि सेंटर जिससे दोनों लंग्स कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर ये ऐसे दो उसमें डिवाइड हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं ब्रोंकियोल्स, और यहां से ये लंग्स आपके कनेक्टेड होते हैं। फिर ये हो गए हमारे लंग्स। तो पहले ये यहां आया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ने हेल्प किया कि ये सीधा लंग्स की तरफ आए, बीच में आपका ब्रोंकी है और ये आपके ब्रोंकियोल्स हैं। तो आपको क्लियर हो गया ये डायग्राम। अब देखो क्या होता है कि जब हम आप इधर आ रहे हो, नॉस्ट्रल से आपका ये आया, ठीक है, यहाँ बीच वाले पोर्शन को हम ब्रोंकी बोल रहे हैं, सिंगुलर। उसके बाद ये ऐसे दो में डिवाइड हुई, जिसे हमने ब्रोंकियोल्स बोला, और ये आपके लंग्स हो गए, ठीक है। अब इन लंग्स के अंदर ये जो जितने भी ये है ना, इसको हम ब्रोंकियोल्स ही बोल रहे हैं, ठीक है।
ब्रांचेस जैसी होती हैं ये ट्री की। इसके यहाँ पे लास्ट में कुछ ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं? यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में क्लियर नहीं है, ये देखो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपके ब्रोंकियोल्स है और इसकी एंडिंग पे आपका क्या लगा होता है? एल्वियोली लगे होते हैं। तो एल्वियोली बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जब इनमें ऑक्सीजन जाती है तो ये क्या होंगे? इन्फ्लेट होंगे। जैसे आप बलून में एयर भरते हो तो वो इन्फ्लेट होते हैं ना, सिमिलरली ये भी ऐसे ही इन्फ्लेट होते हैं। और फिर एल्वियोली से अगेन आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं, तो जो भी इसके अंदर चीज जाएगी वो सारी ब्लड वेसल्स से आपके बॉडी में सारी ऑक्सीजन पास आउट हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? आपने नेसल पैसेज से लिया, नीचे विंड पाइप में आया, यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे थे, नीचे हम ब्रोंकी पे आए, ब्रोंकी ब्रोंकियोल्स में हुई, ब्रोंकियोल्स से फिर ये नीचे एल्वियोली में आ गया और फिल हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? पाथवे होता है। अब इसके अंदर क्वेश्चन आपको यही आएगा कि एक तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन, नोज में फाइन हेयर्स क्या करते हैं। अब एक यहाँ पे क्या होता है, एक ये देखो, ये एक ऐसा बहुत बड़ा सा मसल होता है जिसे हम डायफ्राम बोल देते हैं, ये हमारे यहाँ पे होता है। ठीक है, अब क्या होता है जब आप सांस लेते हो, ब्रीथ इन करते हो, तो हम कैसे करते हैं? तो आपने क्या किया? रिब्स को उठाया, इस टाइम आपका ये डायफ्राम नीचे जाके फ्लैट हो जाएगा, जिससे आपका ये जो चेस्ट कैविटी है ये मैक्सिमाइज हो जाती है, यानी कि इसमें फुल स्पेस हो जाता है कि ऑक्सीजन को अच्छे से भर सके। उसके बाद जब आप सांस छोड़ते हो तो ठीक है, तो आप नीचे की तरफ जा रहे हो, यानी कि आप चेस्ट कैविटी को क्या कर रहे हो? कंट्रैक्ट कर रहे हो, और ये डायफ्राम ऐसे ऊपर आ जाता है और ये क्या करेगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर देगा? बाहर फेंक देगा। तो हम कर रहे हैं ब्रीथ इन, तो चेस्ट कैविटी अप, डायफ्राम नीचे, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो गई। जैसे आप ब्रीथ आउट कर रहे हो नीचे, ये ऊपर, और इससे ये क्या कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कराने में हेल्प कर देगा। तो इनहेलेशन में क्या हो रहा है? रिब्स लिफ्ट अप, रिब्स मूव डाउन, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, डायफ्राम फिर से शेप में आ जाता है, डोम शेप में। ठीक है, तो जिससे यहाँ पे जब हमारा वो नीचे जाएगा और रिब्स ऊपर जाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज हो जाती है और एयर एंटर करती है, और जब आप उसको वो करते हो तो लंग्स डिक्रीज होते हैं और एयर आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बड़ा अच्छे से आप समझ लो। तो यहाँ पे आपको क्या आता है? एक क्वेश्चन आता है कि हमारे लंग्स का किस तरीके का स्ट्रक्चर है जिससे हमें हेल्प हो जाती है। ठीक है,